गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? अध्याय 4, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो हम कहाँ तक पढ़े थे? आप देखते हैं कि हम कहाँ पर आए थे? मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? डॉबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा था, न्यूटन का अष्टक सिद्धांत पढ़े थे, फिर लोथर मेयर का वक्र वाला नियम पढ़े थे, लोथर मेयर का, जिन्होंने परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच ग्राफ बनाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। तो आज है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने क्या किया था? तत्वों के परमाणु यानी तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया था। तो उन्होंने देखा था कि तत्वों के जो परमाणु की तरंग लंबाई और मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय उनके परमाणु क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। मोसले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हेनरी मोसले। इन्होंने क्या किया? तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तो अध्ययन करने पर उन्होंने देखा कि तत्व की तरंग लंबाई और मेंडलीव के आवर्त सारणी में के अनुसार, मेंडलीव की आवर्त सारणी या आवर्त नियम के अनुसार क्या हुआ? उनके परमाणु क्रमांक के बीच एक संबंध दिखाई दिया। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उस समय क्या किया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय जो तत्वों की जो पहचान थी वो उनके परमाणु भार थे। जो तत्व की एक पहचान थी वो क्या था? परमाणु भार था। लेकिन जब मोसले ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तत्वों की एक मुख्य पहचान या विशिष्ट पहचान बन गई, वो है तत्वों की परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो है वो तत्वों की विशिष्ट पहचान बन गई। किस समय? मोसले ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय क्या था? तत्वों की जो मुख्य पहचान थी वो क्या थी? उनके परमाणु भार थे। लेकिन मोसले के अनुसार क्या हुआ? जब मोसले ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय जो तत्वों की विशिष्ट पहचान बनी वो उनके परमाणु संख्या थे। ये जो परमाणु संख्या होते हैं वो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होते हैं उसे दर्शाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? इनके आधार पर इन्होंने क्या कहा कि तत्वों का वर्गीकरण में हमें क्या करना चाहिए? परमाणु भार के स्थान पर हमें उनकी परमाणु संख्या को आधार बनाना चाहिए वर्गीकरण करने में। किसने कहा? मोसले ने। ये सभी चीज को देखते हुए मोसले ने कहा कि जो हमें तत्वों का जो वर्गीकरण करना चाहिए उसे परमाणु भार के स्थान पर हमें उसके परमाणु संख्या को आधार मानकर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम में इन्होंने संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम क्या किया? आधुनिक आवर्त नियम दिया। यानी ये क्या होता है? ये तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। यानी हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं तो वो अगर हमें परमाणु संख्या पता होगी तभी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी और डीपली जाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे आप 11 में केमिस्ट्री लोगे यानी साइंस सब्जेक्ट अगर लेते हो तो इसका डिटेल आप लोग पढ़ोगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने, जैसे अबॉव सिद्धांत हो गया, ये सभी अलग अलग होते हैं। फिर जैसे कोष के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? आधुनिक आवर्त नियम यानी किसने? मेंडलीव की सारणी में यानी मेंडलीव के वर्गीकरण सारणी में संशोधन कर आधुनिक आवर्त दिया सन 1913 में मोसले ने। ठीक है, फिर उनके अनुसार क्या हुआ? जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये रहा आपका मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। एक बार और मैं बता देती हूँ कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने तत्वों के परमाणु संख्या के एक्स किरण स्पेक्ट्रम के बीच अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि तत्वों के जो तरंग लंबाई है और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उनमें परमाणु क्रमांक के बीच एक संबंध दिखाई दिया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम, उस समय आवर्त सारणी के नियम के अनुसार क्या होते हैं?
जो तत्वों की जो पहचान थी वो उनके परमाणु भार थी। लेकिन जब मोस्ले ने अपना वर्क प्रारंभ किया तो उस समय तत्वों की जो एक विशिष्ट पहचान थी वो क्या थी, उनकी परमाणु संख्या थी। ये परमाणु संख्या किसको दर्शाते थे, ये परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाते हैं। और क्या होता है, जो क्या है आपका परमाणु संख्या है वो किस पर निर्भर करता है, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। यानी हम किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब करते हैं, जब उसकी परमाणु संख्या हमें पता होगी। तो इस आधार पर उन्होंने ये सुझाव दिया कि तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर हमें तत्वों के वर्गीकरण के लिए उसके परमाणु संख्या को आधार मानकर वर्गीकरण करना चाहिए करके ऐसा मोस्ले ने कहा। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ संशोधन कर उनका क्या किया, 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो ये आधुनिक आवर्त नियम में क्या होता है, देखते हैं कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये आप लोग का मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम हो गया। अब हम उसके बाद आता है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, उसके बाद हम विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषताएं। पहले पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाते वक्त आप लोग को बताया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कितने 8 वर्ग में बटे हुए थे और 6, और उस समय क्या था, वर्ग जो थे वो 8 थे और आवर्त कितने थे, 6। और प्रत्येक वर्ग या समूह 2 उप वर्गों में बटा हुआ था, जैसे A और B नाम। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है वो मतलब जो अभी हम वर्तमान में जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वही आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। तो इसे क्या हुआ, बोर ने क्या किया, मोस्ले की ही आधुनिक जो आवर्त सारणी थी उन पर मतलब उनको तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया, जिसे बोर का आवर्त सारणी या फिर हम इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे हम अभी पढ़ते हैं। यानी 11th में जाओगे तो जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, वो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। तो मैं बता दूं कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा डिटेल आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ज्यादा आप लोग 11th में जाओगे तो डीपली पढ़ सकते हो। फिलहाल तो आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इस वर्ग या समूह में तो इसे 1 से 18 वर्गों में बांटा गया है। इस तरह की जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, आपका वर्ग या समूह कहलाएगा। तो इस तरीके से 1 से लेके आपका कितना 18 वर्ग तक आपका वर्ग या समूह बटा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी। और आवर्त क्या होंगे, इस तरीके से जो लाइनें होंगी ये 36 लाइनें वो क्या कहलाएंगी, आवर्त कहलाएंगी। ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं वो क्या कहलाएंगी, वर्ग या समूह। और ये जो 36 जो इस तरीके से लाइनें होंगी वो क्या कहलाएगी, आपकी आवर्त कहलाएगी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 1 से 18 वर्ग में बटा हुआ है और आवर्त कितने 7 आवर्त में बटा हुआ है। तो चलिए हम इसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है, देखिए थे 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो वर्ग 1 और 2 के तत्व, जैसे आपके ये वर्ग हो गए, ये आपका पहला वर्ग हो गया, रफली मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये दूसरा। तो ये वर्ग 1 और 2 के तत्व क्या किस में आएंगे, आपके एस ब्लॉक के तत्व आएंगे। वैसे 3 से लेके उसके बाद जो आपका 13 से लेके, जैसे इस तरीके से 13 से लेके आपका कहाँ तक हो गया, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ये 13 से लेके 18 तक के जो वर्ग होंगे वो किसमें आएंगे, आपके पी ब्लॉक के तत्व आएंगे। और यहाँ पर जो इस तरीके से आपका 3 से लेके यहाँ तक 3 से लेके 12 तक के जो वर्ग होंगे या समूह होंगे वो किसमें आएंगे, आपके डी ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे। और नीचे जो 2 और लाइनें होंगी जिसे हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं वो क्या होगा, आपका एफ ब्लॉक का तत्व होगा। आप लोग बुक में इसको देखोगे, ये आधुनिक आवर्त सारणी पूरी अच्छे से बनी हुई है। मैं आप लोग को यहाँ पर रफली बताई हूँ कि किसको वर्ग और आवर्त कहते हैं। तो आप देखोगे कि वर्ग 1 और 2 के जो तत्व होंगे वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। 13 से लेके 18 वर्ग के तत्व क्या कहलाएंगे, आपके पी ब्लॉक के तत्व।
और वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्व क्या कहलाएंगे, आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और नीचे दो और मतलब दी होंगी दो तत्व जो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी वर्ग 13 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व। ये क्या होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक वाले होंगे, तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें किसे कहते हैं, तो वर्ग जो 18 के जो तत्व हैं जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सभी आपके अक्रिय गैसें हैं जिसको हम उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। इसे वर्ग 18 के तत्व भी कहते हैं या इसे अब हम शून्य समूह का तत्व भी कहते हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया क्या है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पहली विशेषता ये होगी कि जो प्रत्येक तत्व की जो स्थिति है वो किसके आधार पर है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये वर्ग में बटा हुआ है। यानी जितने भी तत्व स्थित हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी में वो किसके हिसाब से, आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थित है। उसी प्रकार आप देखेंगे जो हाइड्रोजन तत्व है वो धन आयन भी बनाता है और ऋण आयन भी बनाता है, यानी दोनों ही आयन बनाने की क्षमता रखता है। तो हाइड्रोजन जो है वर्ग 1 के तत्व, जैसे वर्ग 1 के तत्व में आपका क्या आ जाएगा, वर्ग 1 के तत्व में आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपका क्या है वर्ग 1 का तत्व है। तो ये जैसे क्या होता है धन आयन बनाता है, तो हाइड्रोजन वर्ग 1 के तत्व के समान भी धन आयन बनाता है। और वर्ग 17 के तत्व जैसे क्लोरीन, क्या होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस आयन वाले होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, वो माइनस आयन यानी ऋण आयन भी बनाते हैं। यानी वर्ग 1 के समान धन आयन और वर्ग 17 के समान तत्व के समान क्या होते हैं, धन आयन भी बनाते हैं जो हाइड्रोजन है। तो ये दोनों ही प्रकार के आयन बनाते हैं, इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के समान इसका भी, इसमें भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होता है। इसको हम देखते हैं जनरली आधुनिक आवर्त सारणी में कि वर्ग 1 के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन स्थित रहता है। तो आप लोग देखे थे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, तो यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है, क्योंकि ये वर्ग 1 के समान धन आयन तथा वर्ग 17 के समान ऋण आयन बनाते हैं, यानी तो इनका स्थान निश्चित नहीं है। ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, मतलब विशेषताएं। अब आते हैं तत्वों के आवर्ती गुण। तो आवर्त नियम के अनुसार जब हम तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों के गुणों में क्या पाई जाती है, आवर्तिता पाई जाती है। यानी जब हम तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो क्या होता है, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से दोबारा आते हैं। तो इसको हम कुछ मतलब आप देखेंगे कि किसी वर्ग या समूह में जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है तो उसमें वर्ग या समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं या आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो उनके गुणों में कुछ क्रमिक परिवर्तन होता है या नियमित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो तत्वों के आवर्ती गुण के अंतर्गत आपके आगे पहली संयोजकता, उसके बाद परमाणु का आकार, धात्विक अधात्विक गुणधर्म, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आयनन विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन बद्धता हो गया, विद्युत ऋणता हो गया। तो इन सभी के अध्ययन हम तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में, तत्वों के आवर्ती गुण के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से आपका सबसे पहला है संयोजकता। तो चलिए संयोजकता किसे कहते हैं मैं आप लोग को बता दूं। तो आपका संयोजकता पहला क्या आता है, आपका संयोजकता पहला जो पॉइंट है तत्वों के आवर्ती गुण के अंतर्गत वो आपकी है संयोजकता। तो संयोजकता जो है वो तत्व की एक महत्वपूर्ण गुण है, यानी तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है।
तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन या फिर उसे अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कैसे कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए संयोजकता किसे कहते हैं उसे देखेंगे। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी? आपकी संयोजकता कहलाती है। मान लो जाए हम किसका उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो देखिए कोश के हिसाब से इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगी तो क्या होगा? 2 4 2 8 और 1। ये आपका कोश के हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगी तो 2 8 1 होगा और इसका करूंगी तो 2 8 7 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोश के हिसाब से मतलब आपके 4 कोश होंगे K L M N। ये आपके 4 कोश होंगे इस तरीके से। ये आपका क्या कहलाएगा? कोश कहलाएगा। ये आपका नाभिक हो गया, तो ये आपका K कोश हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N होगा। तो K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद L में 8, उसके बाद M में, इस तरीके से ये। तो संयोजकता के लिए एग्जाम्पल हमने किसका लिया है? सोडियम का। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है? 11। तो सोडियम, तो ये हो गया आपका कोश हो गए। ठीक है, अब हम ये सोडियम है तो इसको हम कोश के हिसाब से बांध लेते हैं। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये हम किसका लेंगे? क्लोरीन का। तो कितना है क्लोरीन का? आपका 2 8 और ये 7 था। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें भी 3 कोश बनेंगे, आपका नाभिक हो गया। तो देखेंगे कि के कोश में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर एल में कितना है? 8 है। तो इस प्रकार से आपको क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट में क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखेंगे कि इसमें भी के कोश में यानी सबसे पहले वाले कोश में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, उसके बाद कितना है? 7। इसको कट के हिसाब से कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज मत हो। इसमें कितना है? 6 तो आप देखोगे कि सोडियम के जो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर संयोजकता को बताने के लिए कि संयोजकता क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाह्यतम कोश में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन स्थित है। या फिर क्या है? अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाएगी। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दान कर देगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के जो 7 हैं वो क्या हो जाएगा? आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखोगे तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? ये सोडियम का क्या होगा? 2 और 8 बचेगा। देखो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से नहीं ले पाएगा, तो वो क्या कर देगा? सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर सकता है। तो सोडियम से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो यही क्या कहलाएगी? मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। या फिर बाह्यतम कोश में स्थित जो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर कितना? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये क्या कर देगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया यानी धन आयन बनाया। तो ये फिर क्या होगा? आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का यहाँ पर मैं बता देती हूँ। पहले में कितना था? 2 था कि नहीं? उसके बाद 8 था। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्लोरीन को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन?
कितना हुआ, 2 4 6 और 8, यानी दूसरा तो 8 था ही। फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, सोडियम से लिया क्लोरीन ने, तो यहाँ पर पहला कितना था, 7 था। तो 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7, एक ले लिया इसने 8। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए माइनस, और इन्होंने क्या किया, दान किया, तो इसलिए प्लस है। तो इस प्रकार से आप लोग को संयोजकता समझ में आ गई होगी कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना, आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। उसके बाद दूसरा आता है आपका परमाणु का आकार। तो आप देखोगे कि अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके परमाणु का आकार भी अलग अलग होता है, यानी परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का तात्पर्य है कि किसी तत्व के नाभिक के केंद्र से दूरी, ठीक है, केंद्र से, जैसे ये आपका नाभिक है तो यहाँ नाभिक से इसके बाह्यतम कोश की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो आप देखोगे किसी तत्व में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, किसी वर्ग या समूह में, किसी वर्ग या समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनके मतलब क्या है, कोषों की संख्या बढ़ते जाएगी, और उसमें क्या है, एक कोष यानी मतलब उसके परमाणु संख्या बढ़ते जाएगी, जिसके कारण उसकी कोषों की संख्या, इसमें एक कोष जुड़ते जाएंगे, और जुड़ने के कारण क्या होंगे, उसे नाभिक से मतलब बाह्यतम कोष की दूरी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। जैसे आपका सोडियम का 11 है तो क्लोरीन का मतलब 17 हो गया, उसी प्रकार और मतलब क्या होगा, किसी और तत्व का ज्यादा है परमाणु संख्या तो उससे क्या होगा, उसका कोष बढ़ते जाएगा, और बढ़ने के कारण उसके नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर परमाणु का आकार मतलब क्या होगा, किसी वर्ग या समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनमें क्या होता, उनके क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ती हुई संख्या है, जिसके कारण क्या होगा, उनमें कोषों की संख्या बढ़ते जाएगी, और जिससे क्या होगा, उसके नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ेगी। उसके बाद आता है धात्विक और अधात्विक गुण, ठीक है, धात्विक और अधात्विक गुण धर्म। तो अभी तक जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें क्या है, 118 तत्व ज्ञात होते हैं, जो ज्ञात हैं, जिसमें से क्या होते हैं, उनको धातु और अधातु 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जिसके बाद मतलब और 118 तत्व अभी हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 118 तत्व के सभी तत्वों के अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं, एक लाक्षणिक गुण होते हैं, जिसके कारण क्या है, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, धातु और अधातु। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि 1 से 18 वर्ग में बटा हुआ है। तो इसके बाईं ओर यानी इस साइड आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर क्या होगा, धातुएं रहती है, और दाएं ओर क्या रहता है, आपकी अधातुएं भी रहती है, और जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई देगी उसमें क्या होती है, आपकी उपधातुएं भी होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि धातुएं क्या होती है, धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, त्याग कर धन आयन बनाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी धातुएं कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अधातुएं कहलाती है। और जो इस तरीके बाईं ओर यानी कि आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है, और दाएं ओर क्या होते हैं, आपकी अधातुएं होती हैं। तो ये धातुओं और अधातुओं के बीच में एक टेढ़ी लाइन जाए रहती है, मतलब इस तरीके से जिगजैग, मतलब ये आपका आवर्त सारणी इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका आवर्त सारणी बना हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। वर्ग 1 2 ये 3 से 12 हो गया, ये क्या हो गया, 13 से मान लीजिए 18 हो गया। तो यहाँ पर इस ओर ये आपका क्या होगा, आपका इधर क्या है, आपकी धातुएं हैं इस ओर बाईं ओर, और दाईं ओर क्या होगी, अधातुएं होंगी। तो यहाँ पर एक तिरछी इस तरीके से लाइन गई रहती है, वो क्या होती है, आपकी उपधातुएं होगी, यानी टेढ़ी एक लाइन गई रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो इस तरीके से जो टेढ़ी लाइन गई, टेढ़ी मेढ़ी लाइन गई रहती है, वो क्या होती है, आपकी उपधातुएं होती है। तो ये उपधातुओं के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया,
आर्सेनिक हो गया, यानी यहाँ पर आपके बोरॉन हो गए, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गया, और क्या हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर एक तिरछी लाइन गई रहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी उपधातुएं कहलाती है। अब आते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अगला जो है वो क्या है आपका चौथे नंबर का है जो आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव। तो गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक बार और देखिए कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसे कहते हैं। तो कि गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, आपका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनन विभव का जो मान है वो क्या होता है, घटता है, तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है। यानी आप देखोगे कि ऊपर से नीचे जब आएगा तो क्या होगा, किसी समूह या वर्ग में तो आयनन विभव का मान घटेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएगा तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा। उसके बाद है आपका पांचवा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आप जानते होंगे धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। तो आप देखोगे वर्ग 1 और 2 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 1 और 2 उसमें क्या होते हैं, एक से उसके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होते हैं, तो क्या होगा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो क्या होगी, कम होगी, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। उसी प्रकार देखेंगे कि विद्युत ऋणता, यानी विद्युत ऋणता में क्या होगा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, घटता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये थोड़ा सा आप लोग का कंफ्यूजन वाला है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो फिर और माइंड में रखिएगा तो आप लोग को ये आसान होगा। तो इस तरीके से तत्वों के आवर्ती गुण में हमने कितना पढ़ा है, 6 पॉइंट पढ़ा है, जिसमें संयोजकता, परमाणु के आकार, धात्विक और अधात्विक गुण, फिर उसके बाद आपका आयनन विभव किसे कहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ये आवर्ती गुण, तत्वों के आवर्ती गुण के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी में लिखोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो बाकी नेक्स्ट भी अध्याय है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।